सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टोकन के बारे में। हमें लॉगिन के टाइम पे टोकन मिल गया था, लेकिन अभी हमने उसका कोई यूज़ नहीं किया था। ठीक है। तो टोकन अगर कोई चेंज कर देता है, सपोज़ मैं लोकल स्टोरेज में जाके मैं टोकन चेंज कर देता हूँ, मैं दूसरा टोकन भेज देता हूँ, मतलब इसमें मैंने डाल दिया के, और अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो देखिए डेटा मुझे अभी भी मिल रहा है। यानी अगर टोकन गलत है उसके बाद भी मुझे डेटा मिल रहा है। और अगर टोकन जो ये हमारे यहाँ पड़ा हुआ, अगर ये एक्सपायर हो जाता है, कि इसका टाइम मतलब ये हमने मतलब 1 घंटे के लिए बनाया था, और अगर ये ख़त्म हो जाता है टाइम इसका, उसके बाद ये डेटा देता है या नहीं देता है, उस पर भी कोई चेक नहीं लगा हुआ। ये हमेशा काम करता रहेगा। अगर ये टोकन पड़ा रहेगा तो ये हमेशा डेटा देता रहेगा हमें। तो इसको दोनों चीज़ें हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, और मिडिल वेयर की हेल्प से हम ये करने वाले हैं बैक एंड पे। मिडिल वेयर्स कैसे वर्क करता है वो भी देख लेते हैं, और साथ में हम ये भी टास्क कर लेते हैं। और दूसरा एक टास्क इसमें ये भी रहेगा कि जो एक्सीओ से अब इसमें हम लोग टोकन भेजेंगे। अभी तक हमने हेडर्स में कोई काम नहीं किया था। जब हम प्रोडक्ट्स को गेट कर रहे थे, यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल बस यूआरएल पास किया और डेटा मिल गया। लेकिन अब हमने ये नहीं चेक किया कि हम लोग को टोकन भी यहाँ से भेजना है। हेडर्स में हम लोग टोकन भी भेजते हैं मेनली जब ऑथराइजेशन लगा होता है तब। ठीक है, तब हम लोग वही चीज़ें इसमें ऐड करने वाले हैं। फ्रंट एंड में क्या चेंजेस होंगे? फ्रंट एंड पे सिंपली कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पे हम लोग हेडर्स भेजना शुरू कर देंगे, जो कि हम लोग पहले नहीं भेज रहे थे। ठीक है, पहला होता है यूआरएल, दूसरा होता है डेटा, तीसरा होता है हेडर्स। लेकिन अगर गेट की रिक्वेस्ट होती है तो डेटा नहीं होता है, तो दूसरे नंबर पे हेडर्स दिया जाता है। पोस्ट की रिक्वेस्ट में ये तीसरे नंबर पे चला जाएगा। कॉन्स्ट, अब हेडर्स को हम लोग डिफाइन कर देते हैं, कॉन्स्ट हेडर्स। ये प्री डिफाइंड है बैकएंड में, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते। हेडर या हेडर या कुछ और नहीं लिख सकते, ये हेडर्स ही लिखना है क्योंकि ये बैकएंड में डिफाइंड होता है। हेडर्स के अंदर क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट भी कुछ डेटा जाता है, और अगर हम कुछ और ऐड भी करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम चाहे कैप्स में लिखें ऑथ, या फिर कोई भी की भेज सकते हैं। तो मेनली हम लोग ज़्यादातर क्या भेजते हैं, ऑथोराइजेशन नाम से भेजते हैं। ऑथोराइजेशन का मतलब ये है कि इसके अंदर टोकन हम लोग भेज रहे हैं। अब टोकन हम लोग गेट कर लेते हैं। तो टोकन हमारा कहाँ पड़ा हुआ है, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, वो हमारा पड़ा हुआ है लोकल स्टोरेज में, और वो भी टोकन नाम से। ठीक है, कॉन्स्ट हेडर्स इक्वल ऑथराइजेशन लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टोकन। फ्रंट एंड से बस हमें यही चेंज करना है, हेडर्स ऐड करना है और टोकन को भेजना है लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टोकन। अब अगर लोकल स्टोरेज के अंदर टोकन नहीं होगा तो टोकन बैकएंड पे जाएगा नहीं, और बिना टोकन के अब हमें डेटा मिलेगा नहीं। अब हम टोकन तो भेज रहे हैं, लेकिन डेटा हमें अभी भी मिल रहा है, मतलब बिना टोकन के भी मिलेगा डेटा। चलिए मैं मान लो इसको अगर डिलीट कर देता हूँ इस टोकन को, रिफ्रेश करता हूँ, और अब मैं डेटा मंगाता हूँ, तो मुझे डेटा अभी भी मिल रहा है क्योंकि बैकएंड पे हमने कोई चेक नहीं लगाया हुआ है। तो बैकएंड पे ये सारे चेक, एक तो टोकन होना चाहिए, इस चीज़ के लिए चेक लगाते हैं हम लोग। दूसरा, जो टोकन को हम डिकोड करते हैं उसके अंदर से देखते हैं कि यूज़र है ये डेटाबेस में है या नहीं है, तो वो भी हम लोग चेक करते हैं। और ये टोकन एक्सपायर तो नहीं होगा, ये चीज़ भी हम लोग चेक करते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक मिडिल वेयर बना लेते हैं। ऑथ डॉट जेएस नाम से। ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स हमारे वहाँ पे काम करते थे, बस इसमें एक चीज़ और होती है, नेक्स्ट। क्योंकि यहाँ पे आगे काम ख़त्म नहीं होता है, तो इसलिए देखिए जैसे हम लोग कंट्रोलर्स के अंदर फंक्शन बना रहे थे, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स इस टाइप से हम लोग बना सकते हैं सिंपली। इसको भी मैं एसिंक कर देता हूँ, उसके अंदर हम अवेट यूज़ कर सकते हैं, एसिंक। तो अब इसमें सबसे पहले हम लोगों ने कंसोल करना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, जो रिक्वेस्ट के अंदर हेडर्स है, GADERS हेडर्स,
सबसे पहले हम लोगों ने ये चेक करना है कि इसके अंदर हेडर्स में क्या डेटा आ रहा है। अभी हम इसको इसको रिफ्रेश किया, ठीक है, अभी भी कुछ नहीं आ रहा क्योंकि अभी हमने इस मिडिलवेयर को बना तो लिया, कॉल नहीं किया है। और लास्ट में हम लोगों ने नेक्स्ट भी करना होता है। नेक्स्ट मतलब ये पहले अपना ये फंक्शन चलेगा, फिर ये अगले फंक्शन पे भेज देगा। जैसे कि हम लोग अगर चलें अपने इंडेक्स पे, तो यहाँ पे अगर हम लोग गेट प्रोडक्ट्स की एपीआई हिट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा अभी क्या होता है, इस यूआरएल पे डायरेक्ट गेट प्रोडक्ट्स वाला फंक्शन चल जाता है। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपना फंक्शन और डाल देंगे ऑथेंटिकेशन वाला। तो पहले ये चलेगा ऑथेंटिकेशन वाला, फिर ये नेक्स्ट इसको भेजेगा। तो उसको भी हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, कॉन्स्ट ऑथ इक्वल रिक्वायर डॉट, और ये हमें मिल जाएगा क्योंकि हम लोग इंडेक्स पे फाइंड कर रहे हैं। तो डॉट स्लैश मिडलवेयर स्लैश ऑथ। तो इसको हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो अब जब गेट प्रोडक्ट्स ये वाली इस पेज पे गेट प्रोडक्ट्स की एपीआई कॉल हो रही है और उस एपीआई में हेडर्स भी आ रहे हैं, तो अब ये सबसे पहले कहाँ जाएगा, इस वाले पे ये कंसोल करेगा, फिर नेक्स्ट अपने अगले वाले पे चला जाएगा। ओके, ये ऐप क्रैश हो रही है, हम लोग देख लेते हैं पहले। राउट डॉट गेट रिक्वायर्स अ कॉल बैक। अच्छा अच्छा, ये चीज़ मिडलवेयर डॉट ऑथ इस तरह से गेट करेंगे। मिडलवेयर अभी हम लोग क्या पहुँचे, हम सिर्फ फाइल तक पहुँचे हैं। मिडलवेयर डॉट ऑथ, मिडलवेयर तक पहुँचे, फिर इसके अंदर ऑथ तक पहुँचे। अब इसके अंदर जो फंक्शन है ये भी ऑथ नाम से ही है, कि इसको कुछ और कर देते हैं हम लोग, चेक टोकन, ठीक है, इस नाम से कर देते हैं वरना कन्फ्यूज़न होगा। इसका नाम हम लोग देते थे, हम ये ऑथ फाइल तक पहुंच गए जो कि मिडिलवेयर फोल्डर के अंदर ऑथ फाइल है, फाइल तक पहुंच गए। अब ऑथ डॉट हम लोग उस फाइल के अंदर से डॉट चेक टोकन वाला फंक्शन चला लेते हैं, तो इस बार ये कॉल हो जाएगा। चलिए अब इसको रिफ्रेश करते हैं, डेटा आ गया, मतलब एपीआई चल गई। अब तो सबसे लास्ट में देखिए ये डेटा हमारे पास आ रहा है बैक एंड से, मतलब फ्रंट एंड से। होस्ट, कुछ चीज़ें अपने आप आ रही हैं हेडर्स में, होस्ट, कनेक्शन, एक्सेप्ट, ये सब हमने नहीं सेंड किया है। बट इसमें हम लोगों ने एक चीज़ सेंड की थी, वो था अपना टोकन, ठीक है। तो वो चीज़ भी यहाँ पे आनी चाहिए थी। लाइन नंबर 5 का ये डेटा है, तो वो डेटा आ नहीं रहा। चलिए देखते फ्रंट एंड पे हमने टोकन भेजा भी या नहीं। ये हम लोग कौन सा एपीआई कॉल करें, गेट प्रोडक्ट्स वाली। तो इसके अंदर से HEDERS हेडर्स, हेडर्स ऑथराइजेशन, गेट आइटम टोकन। तो फ्रंट एंड में टोकन, अच्छा फ्रंट एंड में टोकन ही नहीं है, ठीक है। पहला एरर तो यही हो गया कि इफ़, यहाँ से हम लोग चेक लगा देते हैं, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन पे रिवर्स चेक लगा देते हैं। अगर ये नहीं है तो यहाँ से हम लोग क्या रेस्पॉन्स कर देंगे और रिटर्न भी कर देंगे, आगे भेजेंगे भी नहीं। फिर अगले जो फंक्शन है, जो हमारा कंट्रोलर वाला फंक्शन है, फिर वो चलेगा ही नहीं। तो यहाँ से हम लोग भेज देंगे रेस्पॉन्स डॉट सेंड। कोड कौन सा हो जाएगा, इस केस में कोड हो जाएगा 403, मतलब आप टोकन नहीं भेज रहे हैं तो आप अनऑथराइज हैं।
आपके पास टोकन नहीं है तो आप एक प्रॉपर यूज़र नहीं है। अनऑथराइज्ड, अनऑथोराइज्ड यूज़र, आप अनऑथराइज यूज़र हैं, तो इसलिए हम आपको डेटा नहीं भेज रहे। अभी एरर नहीं देगा, वहाँ पे एक प्रॉपर मैसेज देगा। फ्रंट एंड के नेटवर्क में चल के अब देखते हैं। अब रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि टोकन हमारे लोकल स्टोरेज में है नहीं, डिलीट हो गया है। तो ये पे हिट हुई और उसने दिया अनऑथराइज यूज़र। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, टोकन कैसे आएगा, लॉगिन करना पड़ेगा, फिर टोकन आएगा यूज़र वन। तो एक एरर तो हमारी हैंडल हुई कि अगर टोकन हम नहीं भेजेंगे तो हमें डेटा नहीं मिलेगा, बिना टोकन के हमें कोई डेटा नहीं मिलेगा बैकएंड पे। इस बार गए हम लोग, तो इस बार हमें डेटा मिला है गेट प्रोडक्ट्स में। ठीक है, तो पहला चेक हमने क्या लगाया कि अगर टोकन नहीं है। ठीक है, अब टोकन तो हमें मिल गया, चलो ये तो जब तक जब टोकन नहीं है। अब लेकिन अगर टोकन है तो क्या करना है, तो हमें चेक करना है कॉन्स्ट चेक यूज़र एग्जिस्ट। तो हमें चेक करना है कि यूज़र ये जो, नहीं, पहले हम लोग को टोकन को डिकोड करना है। ठीक है, डिकोडेड डेटा, डिकोडेड यूज़र कर लेते हैं। ठीक है, वो हम लोग कैसे करते थे, वो लोग हम करते थे JWT.verify से। ठीक है, अब मैं एक बार दिखा देता हूँ कि लॉगिन पे जब हम लोगों ने किया था, कहाँ गया हमारा लॉगिन, यूज़र कंट्रोलर के अंदर हमारा लॉगिन ये रहा। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, JWT.sign की हेल्प से किया था, और यहाँ पे हमने की भी यूज़ की थी, तो सेम की ये हमें वहाँ भी यूज़ करनी है। और उसके अंदर हमने कोई ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट डाला है ये ऑब्जेक्ट, अब ये सेम ऑब्जेक्ट हमें वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, फ्रंट एंड पे कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हुई है, सेम जो चीज़ हमने भेजी थी सेम चीज़ हमारे पास बैक एंड पे सर्वर पे आ चुकी है। वो हम इसकी हेल्प से निकालेंगे। की मुझे चाहिए थी माई की, तो इसलिए मैं इसको ले लेता हूँ। तो सबसे पहले तो जिसको मतलब डिकोड करना है उस पर चलते हैं, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन। पहली चीज़ तो हम ये पास करते हैं। दूसरा अब हमें पास करना है कि वो की जो थी, और क्योंकि ये थोड़ा एसिंक प्रोसेस है तो इसके पहले हम लोग लगा देते हैं अवेट। उस पर हम लोग लगा देते हैं ट्राई कैच। अगर कोई एरर आएगी तो हम लोगों ने यहीं से रिटर्न कर देना है। कोड 500 और मैसेज अनऑथराइज। अब अनऑथराइज का मतलब ये है कि आपका टोकन नहीं है, या तो आपका टोकन एक्सपायर हो गया है, या कोई भी एरर हो सकती है अनऑथो। राइट, ये एक हम जनरल एरर भेज रहे हैं, और अंदर से हम लोग भेजेंगे एक स्पेसिफिक एरर्स। ठीक है, ये सब कोड हम सक्सेस वाला सारा कोड हम लेके चलते हैं ट्राई के अंदर। ठीक है, टैग कैच पे अगर वो नहीं जाएगा, सक्सेसफुली सारा कोड चल जाएगा, तो फिर ये अगला कंट्रोलर फंक्शन भी कॉल कर देगा। अगर टोकन नहीं है तो अनऑथराइज यूज़र। अगर अब इस यूज़र का डेटा और डिकोड कर लेते हैं, चलिए कंसोल पहले देख लेते हैं डिकोडेड यूज़र के अंदर क्या चीज़ें इन्फॉर्मेशन आ रही है। क्योंकि हमारा लाइन नंबर 12 पे कंसोल हेडर वाला तो आ ही गया, अब इसको कंसोल करने की ज़रूरत नहीं है, इसको कंसोल कर लेते हैं। अब एक बार रिफ्रेश कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से मैंने रिफ्रेश किया, API को डेटा मिल गया, नहीं मिला, बट यहाँ पे कुछ कंसोल भी नहीं हुआ। एसिंक अवेट, तो API हिट होना चाहिए ना यहाँ से। अच्छा, 23 सम एरर।
ओके, इसलिए अनऑथराइज रिटर्न हो रहा है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि हमने GWT डिफाइन नहीं किया। चलिए इसको डिफाइन कर लेते हैं, कॉन्स्ट GWT इक्वल रिक्वायर जेसन वेब टोकन। चलो इस बार नहीं देगा, इस बार डिकोडेड यूज़र हमें मिल गया। तो इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। जो हमने डाला था उसके अंदर नेम डाला था, एक्सपायर कब होगा ये डाला था, और ये कब क्रिएट हुआ था। तो इसमें और उसमें काफ़ी सारा डिफरेंस। इसका डिफरेंस ये है कि इसमें होना चाहिए 1 घंटे का डिफरेंस, क्योंकि हमने 1 घंटे का टाइम बढ़ा दिया था कि ये घंटे, इसमें और इसमें 1 घंटे का डिफरेंस होगा। नेम पासवर्ड टाइप इश्यूड एट, सो ये सब चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। ठीक है, अब हम चेक कर सकते हैं कि हमारा टोकन एक्सपायर तो नहीं हो गया। वो कैसे चेक करेंगे? वो चेक करेंगे कि हमारा जो अगर एक्सपायरी वाला टाइम है ये कम है, जब हमारा टोकन क्रिएट हुआ था इसमें और इसमें कितना अंतर होना चाहिए? 1 घंटे का अंतर होना चाहिए बस। या फिर हम लोग एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी भी होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं टोकन की। तो जब हमने टोकन क्रिएट किया था तो यहाँ पे ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अगर यहाँ पे सिंपली अगर हम कर देते हैं एक्सपायर्स इन, और यहाँ पे हम घंटे में टाइम पास कर सकते हैं कि हम लोग 1 घंटे बाद ये टोकन एक्सपायर होना चाहिए। तो ये एक्सपायरी की अपने आप ही ऐड हो जाती है, ये खुद से ऐड कर देता है। तो यहाँ भी 1 घंटे का टाइम है, यहाँ भी देखिए। इस बार देखते हैं क्या होता है। इसको भी सेव कर देता हूँ, रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, ये पुराना वाला ही टोकन है, तो पहले हमें टोकन को नया करना पड़ेगा, दूसरा टोकन लेना पड़ेगा। लॉगिन जाके फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इस बार क्या होगा, ये एक्सपायरी की वाली बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये जो टाइम था और ये जो टाइम है बिल्कुल 9:16 to 8 बिल्कुल सेम है। तो अब हमें ये वाली जो की है खुद से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम कमेंट कर सकते हैं। बस एक्सपायरेशन में टाइम पास कर देंगे, अपने आप वो क्रिएट कर लेगा। अब वैसे इसमें हम लोग कर क्या रहे थे, इसमें कर रहे थे डेट डॉट नाउ का मतलब है करंटली अभी कितना टाइम हो रहा है, वो सारा टाइम इन मिली सेकेंड्स में। जो करंट जब ये क्रिएट हुआ था उस वो टाइम मिली सेकेंड में, मिली सेकेंड टाइम को हमने 1000 से डिवाइड किया तो वो टाइम आ गया सेकेंड में। अब उस सेकेंड वाले टाइम में हमने 60 × 60 1 आवर ऐड कर दिया। तो सेम वे में इसने क्रिएट किया हुआ है 1 आवर का टाइम। तो इसमें हमने दिया हुआ है कि 1 आवर बाद ये एक्सपायर हो जाना चाहिए। तो ये वाला जो टाइम है ये वो टाइम है जब ये एक्सपायर होने वाला है। तो एक्सपायर चेक करने के लिए हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे डिकोडेड यूज़र तो हमें मिल गया। इफ़ जो डिकोडेड यूज़र के अंदर जो एक्सपायरी टाइम है तो पहले हम अब का टाइम लेते हैं, डेट डॉट नाउ, जिस टाइम पे अब हम हैं करंटली। तो जिस टाइम पे अभी हम हैं ये टाइम क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किससे? जो हमारा टाइम एक्सपायरी का टाइम है। अगर डेट डॉट नाउ वाला जो टाइम है ये बड़ा है, मतलब करंटली जिस टाइम पे अब हमें ये ज़्यादा टाइम हो गया है और एक्सपायरी टाइम वाला पीछे ही कहीं रह गया है, ठीक है, ये कम टाइम है, ये वाला टाइम कम है, तो ये कंडीशन रोंग हो गई। मतलब हमारा जो करंट टाइम है वो हमेशा छोटा रहना चाहिए जिस टाइम पे अभी हम हैं, और जब ये एक्सपायर होने वाला टाइम आगे का होना चाहिए, मतलब ज़्यादा होना चाहिए, ये टाइम ज़्यादा होना चाहिए। और अगर उल्टा हो जाता है, मतलब करंट टाइम अब का टाइम हो जाता है ज़्यादा, होना कौन सा टाइम? जो टाइम एक्सपायर होने वाला उस टाइम वो टाइम ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये अभी जो हम करंट जिस टाइम में है वो ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब क्या है कि टोकन एक्सपायर हो गया। तो और अब हम इस टाइम पे रिटर्न कर सकते हैं अपनी एरर।
कोड 403 और मैसेज हम लोग भेज देंगे टोकन एक्सपायर्ड। और यहीं से रिटर्न कर देंगे, आगे का कोड फिर चलेगा नहीं। तो अभी अगर हम देखें तो इस एपीआई को अगर हम हिट करते हैं, अभी हमें मिल रहा है कि टोकन एक्सपायर हो चुका है। इन दोनों टाइम को हम लोग कंसोल करते हैं, एक्सपायरी कॉमा डेट डॉट नाउ। फिर देखते हैं लाइन नंबर 12 पे क्या डेटा आता है। रिफ्रेश किया, चलिए अब देखते हैं लाइन नंबर 12 पे जो डेटा आ रहा है ये, ओके, ये सेकंड्स में है और ये है मिली सेकेंड्स में। इट शुड बी डिवाइडेड बाय 1000। अब कंपेरेबल टाइम उसमें ये इसकी डिजिट और इसकी डिजिट बराबर हो गई हूँ। तो ये है 91628, ये 88, ये करंटली टाइम अभी ये हुआ है और एक्सपायर होगा इतने टाइम पे जाके। तो करंटली अभी जो टाइम है वो कम है, जो ये अभी करंटली वाला टाइम है ये कम है, और एक्सपायरी टाइम अभी बहुत सारा है, यानी अभी हम एक्सपायर नहीं हुआ है अभी हमारा टोकन, तो ये कंडीशन अभी ठीक है। लेकिन अगर उल्टा हो जाता है, जो करंटली टाइम है ये ज़्यादा हो जाता है, एक्सपायरी टाइम हमारा पीछे कहीं रह जाता है, तो हम एक्सपायर हो चुका है हमारा टोकन। और ये कंडीशन जब हम चेक करेंगे तो इसमें 1000 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि ये डेट डॉट नाउ जो देता है वो मिली सेकेंड मिनट सेकेंड्स में टाइम देता है। एक बार देख लेते हैं हम लोग डेट डॉट नाउ जावास्क्रिप्ट। ओके, दिस इज गिविंग मिली सेकेंड, दिस एक्सपायरी इज इन सेकेंड्स। चलिए टाइम को कम करके देखते हैं, हमारा टोकन एक्सपायर होना चाहिए। अभी हमने 1 घंटा डाला हुआ है, को कर देते हैं 1 मिनट। 1 मिनट बाद ये टोकन एक्सपायर हो जाना चाहिए। नया टोकन लेंगे हम यूज़र का जाके, यूज़र 1 pass1 सबमिट किया और हमें डेटा मिल गया। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करेंगे, 1 मिनट बाद ये एक्सपायर हो जाएगा टोकन। अभी भी एक्सपायर नहीं हुआ क्योंकि 444 393 अभी भी एक्सपायरी टाइम ज़्यादा है कि एक्सपायरी टाइम है ज़्यादा। इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं, अभी भी नहीं एक्सपायर हुआ, तो ये 444 406, अभी भी 1 मिनट नहीं हुई है। 444 और ये हो गया 417। चलिए एक बार और रिफ्रेश करते हैं, 423 444 427 400। जैसे ही एक्सपायरी टाइम कम होगा डेटा आना बंद हो जाएगा। देखिए अब बिल्कुल क्लोज है। अब देखिए ये वाला टाइम है ये वाला करंट टाइम है और ये इस टाइम पे एक्सपायर होने वाला है। अब बिल्कुल क्लोज आ चुका है। चलिए अब रिफ्रेश कर देते हैं, 444 443, अब डेटा आना बंद हो गया, अनऑथराइज आना लग शुरू हो गया क्योंकि टोकन एक्सपायर हो चुका है।
ठीक है, टोकन एक्सपायर हो गया क्योंकि 1 मिनट का टोकन हमने दिया था, बस 1 मिनट बाद वो टोकन एक्सपायर हो जाना था। बाय डिफ़ॉल्ट भी अगर टोकन एक्सपायर हो जाता है तो वो कैच में चला जाता है। तो यहाँ से हम लोग ये एरर उठा सकते हैं कि 403 टोकन एक्सपायर्ड। अगर मैं एरर को कंसोल करूं, ERR, अरे कंट्रोल जी, तो हमें मिल भी जाएगा कि ये क्या एरर है, और ये टोकन एक्सपायर की एरर होगी। अब हमें डेटा नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि 1 मिनट का टोकन था बस, एरर है ये, इतने टाइम पर एक्सपायर होना था और ये एक्सपायर हो चुका है। ऊपर एरर अगर हम देखें, ये देखिए इसमें RR टोकन एक्सपायरेशन एरर JWT एक्सपायर्ड, ये आ रहा है। इतने पे एक्सपायर हो चुका टोकन और आपका टोकन एक्सपायर हो चुका है, इसलिए वो आगे नहीं जा रहा है, मतलब डेटा नहीं रिटर्न कर रहा है। तो ये वाला चेक हमें लगाना पड़ता है जब हम खुद से टाइम क्रिएट करते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम ये वाला टाइम खुद से क्रिएट कर दे तो हमें फिर ये चेक लगाना पड़ता। अब अगर हमने इसके अंदर पास किया है तो ये 1 मिनट बाद अपने आप टोकन एक्सपायर हो जाएगा और एरर आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसकी ये सबसे अच्छी बात है कि अपने आप एक्सपायर कर देता है और हमें चेक लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये वाला लगा रहने की अच्छी बात है, नहीं लगा रहेगा जब भी बहुत अच्छी बात। तो टोकन हमने चेक कर लिया कि वैलिड है या नहीं है और वो एक्सपायर्ड हो चुका है या नहीं हो चुका। अब ये तो हमने चेक कर लिया फ्रंट एंड, मतलब बैक एंड पे। फ्रंट एंड को हमने ये मैसेज भेज दिया, तो अब हमें करना क्या है? ठीक है, तो टोकन नहीं है, या फिर टोकन एक्सपायर हो चुका है। टोकन एक्सपायर के केस में अब ये एरर एंड ये कोड हम लोग कंपेयर करेंगे फ्रंट एंड पे। या फिर हम लोग कोड चेंज कर लेते हैं, तो कोई नहीं, हम मैसेज से चेक कर लेंगे कंपेयर करके। या फिर हमारा टोकन ही नहीं आया है, या फिर टोकन हमारा डिकोड नहीं हो पा रहा है। डिकोड नहीं हो पा रहा है इसका मतलब आपने टोकन चेंज कर दिया है, तो वो केस भी हैंडल हो गया। एक्सपायर हो गया, वो केस भी हैंडल हो गया। एक्सपायर टोकन यूजर एग्जिस्ट, और क्या केसेस हो सकते हैं? और जनरली डिकोडेड यूज़र जो हमारा है, ये कहाँ गया? एरर को कंसोल करना बंद करते हैं, इससे हम कुछ मीनिंगफुल डेटा देख सकें। रिफ्रेश किया, ओके, मतलब यहाँ तक आया ही नहीं। ट्राई में वो गया, फिर कैच में चला गया। अगर टोकन एक्सपायर्ड होता है तो फिर वो जाता ही नहीं उसके अंदर। तो चलिए दूसरा टोकन हम क्रिएट कर देते हैं और कम से कम इसको 1 आवर के लिए वैलिड कर देते हैं और लॉगिन दोबारा से कर लेंगे। अभी आ गए हम लोग फ्रंट एंड, बैक एंड पे। नेम पासवर्ड, ठीक है, अभी 1 घंटे बाद एक्सपायर होगा, हम लोग अपना चेक वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, तो डिकोडेड यूज़र में आ रहा है नेम, पासवर्ड, टाइप, इशूड, एक्सपायरी, और हमारे पास नेम एक्सपायर राइट्स तो नहीं आ रहे,
राइट्स भी हमें चाहिए यूज़र के। राइट्स नाम से बनाया था हमने, किस नाम से बनाया था? जब हम लोग लॉग इन करते हैं, अच्छा हम लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे सेव कर रखा है हमने। चलिए, तो यूज़र जब हम लोग क्रिएट किया था तो हमने लोकल स्टोरेज में सेव किया था अपना राइट्स, और यूज़र पूरा सेव किया था। तो यूज़र के पास थे कार्ट के अंदर क्या क्या है ये तो नीचे हमें नेम, पासवर्ड, टाइप, ठीक है। हमें रोल्स चाहिए, फर्स्ट रोल के बाद परमिशंस कौन कौन सी हैं, रोल्स भी आगे भेज देते हैं। रोल्स एक एरे है, रोल्स के अंदर जो पहला एलिमेंट है वो हम लोग उठा लेते हैं, पहले एलिमेंट के अंदर से जो परमिशंस हैं वो हम लोग आगे भेज देते हैं, परमिशंस एरे। चलिए, ये सारा ओके है। तो यहाँ से हम लोग क्या है कि इस नेम एग्जिस्ट के अंदर से सारे रोल्स भी एनकोड करेंगे जब हम यूज़र को टोकन में एनकोड करेंगे, तो सारी चीज़ें उसकी यहाँ पे सेव करके भेजेंगे। और जहाँ पे जब हम डिकोड करेंगे तो अब हम लोग आगे, तो जो हमारा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, रिक्वेस्ट डॉट, अब जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है ये वाला, ये जो हमें मिला है इसके अंदर हम लोग भेज देते हैं हमारा रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, ठीक है। इसके अंदर हमने यूज़र नाम से एक की बढ़ा दिया और इसके अंदर हम लोग भेजने वाले हैं डिकोडेड यूज़र, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग कर देते हैं रिक्वेस्ट डॉट रोल्स, हम लोग अलग से डिकोड करके भेज देते हैं, रोल्स नहीं परमिशंस भेजते हैं, ठीक है। सो डिकोडेड यूज़र डॉट, चलिए इसके अंदर क्या क्या था वो हम लोग देख लेते हैं। डिकोडेड यूज़र डॉट रोल्स का फर्स्ट एलिमेंट, रोल्स का फर्स्ट एलिमेंट डॉट परमिशन, ठीक है। तो परमिशंस भी, ये दोनों चीज़ें अब हम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट का मतलब होता है जो भी आगे कॉल हुआ होगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो गेट प्रोडक्ट्स, चेक टोकन और प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट गेट प्रोडक्ट्स, तो ये वाला फंक्शन। अब इस वाले फंक्शन में अगर हम, ये अभी तक रिक्वेस्ट का हमने गेट की में कुछ यूज़ किया नहीं है, चलिए अभी का यूज़ करते हैं। रिक्वेस्ट डॉट परमिशंस को कंसोल कर लेते हैं लाइन नंबर 20। चलिए, तो लाइन नंबर 20 पे हम लोग कंसोल कर देंगे अपने प्रोडक्ट कंट्रोलर में से। इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, अब बैकएंड पे चल के देखते हैं, मतलब एपीआई कॉल हो गई और लाइन नंबर 20 पे कुछ कंसोल हुआ गया। फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं, कुछ 12 पे आ रहा है, 12 पे आ रहा है। अच्छा, लाइन नंबर 20 पे वो आया ही नहीं, गेट प्रोडक्ट्स पे। उससे कैसे हो रहा है? गेट प्रोडक्ट्स पे आया, चेक टोकन, तो इस पे तो जाना चाहिए ना उसको, तो यहाँ पे तो ज़रूर आएगा कंसोल डॉट लॉग। गेट प्रोडक्ट्स, अच्छा प्रोडक्ट्स भी नहीं आ रहे हैं।
नेटवर्क में क्या एरर आ रही है? टोकन एक्सपायर्ड की एरर आ रही है। अच्छा, टोकन एक्सपायर हो गया। लॉगिन करते हैं दोबारा से। यूज़र वन, नेक्स्ट स्टेप, अब सबमिट करते हैं। अब आएगा डेटा। अब कंसोल हुआ। तो इसके अंदर लाइन नंबर 20 पे हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें कंसोल की हैं। अब इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर हमने यूज़र भी भेज दिया है और परमिशंस भी भेज दिए, जिसमें है व्यू प्रोडक्ट्स। और चलिए इस बार ना मैं ये परमिशंस को रिक्वेस्ट तो बहुत सारी हो जाती है, तो रिफ्रेश करता हूँ। देखिए अब रिक्वेस्ट डॉट परमिशंस मेरे पास आ गई, क्योंकि ये एपीआई कैसी है, व्यू प्रोडक्ट्स की है। ये काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हम लोग चेक कर रहे हैं, तो ये इसमें हम लोग परमिशन चेक करेंगे। परमिशन चेक कैसे करेंगे? इफ़ जो हमारा रिक्वेस्ट डॉट परमिशंस है, रिक्वेस्ट डॉट परमिशंस, ये एक एरे है, डॉट इंडेक्स ऑफ। ठीक है, अब इसकी परमिशन क्या है? इसकी परमिशन है व्यू प्रोडक्ट्स, व्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसका इंडेक्स हम लोग चेक करेंगे। इज इक्वल टू अच्छा, इफ रिक्वेस्ट डॉट परमिशंस वाला एरे डॉट इंडेक्स ऑफ व्यू प्रोडक्ट्स, इसको हम लोग चेक करेंगे कि इज इक्वल टू अगर ये -1 है तो हम लोगों ने क्या करना है, यहीं से रिटर्न कर देना है। तो इस केस में हम लोग कोड थोड़ा डिफरेंट भेजेंगे कि वो अनऑथेंटिकेटेड। ठीक है, उसमें भेज रहे थे एक 403 अनऑथराइज, इसमें भेज रहे हैं अनऑथेंटिकेटेड। ठीक है, अनऑथेंटिकेटेड का मतलब आप यूज़र तो है वेबसाइट पे, बट उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उनमें से कुछ एक्सेस कर सकते हैं, कुछ नहीं। अब इसको यूज़ करने के लिए अनऑथेंटिकेटेड है। कॉलन एक्सपेक्टेड, अच्छा इसके अंदर से मैसेज करके भेजना था, कॉलन। ओके सॉरी, जो ये रिक्वेस्ट और परमिशन है, इसमें जो इंडेक्स हम लोग फाइंड करने की हम इसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर वो आ जाता -1 मतलब नहीं मिला, या तो उसका इंडेक्स मिल जाएगा। अगर उसका इंडेक्स नहीं मिला यानी वो -1 के इक्वल हो गया। -1 के इक्वल होने का मतलब है ये रिक्वेस्ट जो परमिशन हमें पीछे से मिली उसमें व्यू प्रोडक्ट्स नहीं है, तो उस केस में हम लोग क्या कर देंगे, 401 अनऑथेंटिकेटेड। चलिए अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब वो मुझे मैसेज नहीं मिला क्योंकि वो परमिशन है। अगर मान लो इसकी परमिशन ये होती, ये इसे फाइंड करने की कोशिश करूँगा तो अब मुझे मिल जाएगा अनऑथेंटिकेटेड 401। तो इस टाइप से हम लोग परमिशंस का चेक भी लगा देते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट और परमिशन ये हमने अपने मिडिलवेयर से डिकोड करके भेजी हैं आगे, और इन परमिशंस की हेल्प से हम सारी ये पेज पे परमिशंस लगाते हैं। जैसे अब जो सिंगल प्रोडक्ट को गेट करने की है या एडिट करने की है, ऐड प्रोडक्ट करने की है, तो ये सारी परमिशन किसके पास होती हैं, सेलर के पास होती हैं। तो सेलर ही बस ये सब चीज़ें कर सकता है, क्योंकि हम परमिशन चेक करेंगे बैकेंड पे। जो भी टोकन आएगा उसके अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन रहती है। जो टोकन हमारे पास आता है फ्रंट एंड से, अगर वो आता नहीं है तो आप 403 यहीं से वापस कर देते हैं। अगर वो टाइम एक्सपायर हो जाता है तो हम टोकन एक्सपायर्ड का एरर भेज सकते हैं,
अभी हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, मैनुअली खुद से भी फाइंड करके रिटर्न कर सकते हैं, नहीं तो कई बारी अगर हमने एक्सपायर इनके अंदर डाला हुआ है तो वहाँ से भी वो एक्सपायर होकर निकल जाता है अपने आप ही एरर थ्रो कर देता है। और यहाँ से हम रिक्वेस्ट के अंदर कुछ चीज़ें आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या चीज़ है, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स। तो रिक्वेस्ट यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, क्योंकि रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट हमने नेक्स्ट कर दिया, यानी मिडिलवेयर खुद भी यूज़ करेगा रिक्वेस्ट को और आगे भी फॉरवर्ड कर सकता है, कुछ चीज़ें और ऐड करके भी फॉरवर्ड कर सकता है। तो उसके अंदर हमने यूज़र और परमिशन आगे भेज दी। अगर अगर किसी भी राउट में कहीं कोई यूज़र से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग यहाँ से उसको यूज़ कर लेंगे। तो यूज़र जो हमारा डिकोड हुआ था उसके अंदर से हमने यूज़र निकाला और परमिशंस निकाल के आगे भेज दी। तो इस तरह से हमने चेक लगा लिए। अब रिफ्रेश करूँगा तो अनऑथेंटिकेटेड नहीं आएगा, क्योंकि व्यू प्रोडक्ट सब परमिशन है मेरे पास, और एज अ सेलर भी और एज अ दोनों तरीके से हो गया। मैं एज अ सेलर लॉग इन करूँगा तब भी होगी। जैसे ऐड टू कार्ड है, ये परमिशन हम लोग सेलर्स को मान लो नहीं देना चाहते, तो ऐड टू कार्ड वाले में हम मिडिल वेयर्स लगा सकते हैं। तभी चेक टोकन वाला जो है हम ये सारी एपीआईज में लगा देंगे। प्रोडक्ट ऐड करने वाले में भी टोकन चेक करेंगे, एडिट प्रोडक्ट में भी चेक करेंगे, एक प्रोडक्ट गेट करने में भी और इसमें भी। अब साइनअप की एपीआई में नहीं लगाएंगे, ठीक है। साइनअप की एपीआई तो इनिशियली बंदा आता है, उसके पास टोकन नहीं होता, लॉगिन में भी नहीं होता। ऐड टू कार्ट में भी बंदा ऐड टू कार्ट कर रहा है, उसके पास टोकन होना चाहिए, वो लॉग्ड इन होना चाहिए। मतलब वो सारी एपीआई जो लॉगिन के बाद चलनी चाहिए उन सब में हम चेक टोकन लगा देंगे। ऐड रोल में भी चेक टोकन करेंगे और इसमें भी, डिलीट रोल में भी। सारी परमिशंस में अब यूज़र के पास टोकन होना चाहिए, तभी ये सब चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अगर मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ तो बिना टोकन के नहीं कर पाऊँगा। जैसे अगर मैं जाके अपने एप्लीकेशन में टोकन जो मेरा ये है इसको कर देता हूँ डिलीट। टोकन अगर मैंने डिलीट कर दिया है और अब मैं ऐड टू कार्ट करने की कोशिश करूँगा, चल के मैं अपने नेटवर्क पे देख लेता हूँ क्या रेस्पॉन्स आ रहा है। अनऑथराइज यूज़र 403, अब मैं ऐड नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं गो टू कार्ट करके देखूँ तो कोई प्रोडक्ट नहीं ऐड हुआ है। यूज़र कार्ड को गेट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो अनऑथराइज यूज़र नहीं कर पा रहा हूँ, यानी अब मैं बिना लॉगिन के अब कुछ नहीं कर सकता। लॉग आउट करके फिर से लॉगिन करूँगा, अब सारी चीज़ें फिर से देख सकता हूँ। तो एक परमिशंस तो हो गई यूज़र की। एक चेक हम लोग कर रहे हैं कि यूज़र के पास टोकन होना चाहिए, टोकन के बाद भी वो यूज़र का टोकन एक्सपायर नहीं होना चाहिए, मतलब एक वैलिड टोकन होना चाहिए। ये दो चेक लगा देते हैं और यूज़र की परमिशंस हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, और परमिशंस के बेस पे हर एक एपीआई में परमिशंस लगेंगी, ठीक है। ये गेट प्रोडक्ट्स की एपीआई है तो इसकी परमिशन थी व्यू प्रोडक्ट्स। ये हमारा ऐड प्रोडक्ट की एपीआई, तो इसकी परमिशन हम लोग चेक करेंगे। इसमें हम लोग चेक करेंगे ऐड प्रोडक्ट की। इस तरीके से सारी परमिशंस हम लोग लगा देंगे। ये हमारी एडिट प्रोडक्ट की, इसमें लगा देंगे हम एडिट प्रोडक्ट। गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, तो इसमें हम लोग लगा देंगे। तो इसकी परमिशन क्या थी, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, इसकी परमिशन थी गेट प्रोडक्ट, उसकी थी गेट प्रोडक्ट्स, नहीं व्यू प्रोडक्ट थी उसकी। इसकी है व्यू प्रोडक्ट और उसकी थी व्यू प्रोडक्ट्स। ज़्यादा प्रोडक्ट देखने के लिए व्यू प्रोडक्ट्स और सिंगल प्रोडक्ट के लिए था व्यू प्रोडक्ट। डिलीट प्रोडक्ट्स, तो इसकी एपीआई है डिलीट प्रोडक्ट। इसकी डिलीट प्रोडक्ट्स होगी क्योंकि हम मल्टीपल भी डिलीट कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसका नाम डिलीट प्रोडक्ट्स रखा था। तो सारे ऐड डिलीट इन सब पे हमारी एपीआई लग गई। अब हम एज अ सेलर आके लॉगिन करते हैं। सेलर क्या था हमारा, SELL,
सेलर 3 पासवर्ड 3। अभी हमें वो सब ऐड वैड डिलीट दिख ही नहीं रहा था, अब दिख रहा है। अब हम एडिट करने जाएंगे, अब जा सकते हैं डिलीट हम करना चाहें किसी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। अब इन सब पे परमिशंस लगी हुई हैं। अगर हम लोग, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, टोकन डिलीट कर देता हूँ। टोकन डिलीट कर दिया, अब करता हूँ डिलीट सेलेक्टेड। तो मुझे नेटवर्क में क्या एरर मिलेगी कि आप 401 अनऑथेंटिकेटेड है या फिर आप अनऑथराइज यूज़र हैं। टोकन डिलीट करने पे तो अनऑथराइज ही कह देगा। ठीक है, इस टाइप से हम लोग परमिशंस लगाते हैं अपनी रोल्स एंड परमिशन। बैक एंड पे लगाते हैं, फ्रंट एंड पे तो हम लोग चेक लगा ही चुके थे राइट्स के बेसिस पे। सेलर के पास जो राइट्स होंगे वो जैसे सेलर के पास क्या क्या राइट्स होने चाहिए, सेलर एडिट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। ये सारे जो चेक्स थे वो हम फ्रंट एंड पे तो लगा ही चुके थे, अब बैक एंड पे भी हम लोगों ने ये मैनेज किए हैं। तो इस टाइप से हम लोग ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। परमिशंस बैक एंड पे हर एक एपीआई की एक परमिशंस होती है, तो वो सब हम लोग लगा देते हैं। और ये सारी परमिशंस हम कौन से यूज़र को देनी है कौन से यूज़र को नहीं देनी है वो सब भी हम लोग रोल्स एंड परमिशंस में डिसाइड कर लेते हैं। तो वो भी उस वीडियो में हमने ये सब डिस्कस किया था, रोल्स एंड परमिशंस वाली जो वीडियो है। और बैकएंड में हमने टोकन को डिकोड किया और हेडर्स में किस तरीके से डेटा पास करते हैं फ्रंट एंड पे, ये सब मैनेज किया। तो चलिए इस वीडियो में इतने रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग वर्क करते हैं पेमेंट गेटवे वगैरह और ये सारी चीज़ें हम लोग लगाने वाले हैं। ऐड टू कार्ड से बाय नाउ का पेज क्रिएट करना, सो वो सब चीज़ें अब हम नेक्स्ट क्रिएट करने वाले हैं इस प्रोडक्ट में, मतलब इस प्रोजेक्ट में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।